कहानी की शुरुआत होती है मून को देखते हुए। चांद की रोशनी में दूर से डीमन पैलेस दिखाया जाता है, जो अंधेरे में खड़ा एक जिंदा खौफ लगता है। पैलेस के अंदर एक कमरा होता है। वहां एक इंसान सोया हुआ होता है, बेहोश, कमजोर। उसके सामने एक शख्स खड़ा होता है, एमसी। वो चुपचाप उसे देखता रहता है, फिर धीरे से बोलता है, माय गॉड, तुम्हारी ये हालत हो गई। क्या इसी तरह तुम अपने बड़े भाई को ग्रीट करते हो, जिसे तुमने 10 साल बाद देखा है? तभी कमरे के बाहर से आवाज आती है, जाकर चेक करो, पक्का करो कि यह मर चुका है। दूसरी आवाज जवाब देती है, यस सर। अगले ही पल कुछ लोग कमरे के अंदर घुस आते हैं। हाथों में स्वॉर्ड होती है, आंखों में लालच। उनमें से एक आदमी गुस्से में चिल्लाता है, तुम कौन हो? वाइस लीडर के बेड चेंबर में घुसने की हिम्मत कैसे हुई? एमसी अपनी नजर सोते हुए लड़के से नहीं हटाता और शांत आवाज में बोलता है, देखा भाई, मैंने पहले ही कहा था, कमजोरी का एक भी निशान दिखाया तो तुम्हारे नीचे के लोग भेड़ियों के झुंड की तरह तुम पर चढ़ दौड़ेंगे। अगले ही पल अटैकर्स अपनी स्वॉर्ड एमसी पर तान देता है और चिल्लाता है, तुम यहां क्या कर रहे हो? अपनी पहचान बताओ। वाइस लीडर के घर को गंदा करने की हिम्मत रखते हो और फिर पूछते हो कि मैं यहां क्या कर रहा हूं? एमसी अपना हाथ उठाता है। दरवाजा एक ही झटके में जोर से बंद हो जाता है। एमसी ठंडी और कठोर आवाज में कहता है, अब तुम लोगों में से कोई भी बाहर जिंदा नहीं जाएगा। वो अटैक के लिए सीधा खड़ा हो जाता है। उसके चारों तरफ थंडर ही थंडर घूमने लगता है। हवा भारी हो जाती है, जमीन कांप उठती है। अगले ही सेकंड एमसी सीधा अटैक कर देता है। थंडर क्लैप, बिजली जोर से गिरती है। अगले ही पल सबके ऊपर थंडर से अटैक होता है। लोग चीखने लगते हैं। उनकी आवाज पैलेस की दीवारों से टकराकर टूट जाती है। जब सब कुछ शांत होता है तो कमरे में सिर्फ राख गिर रही होती है, पर उनमें से एक बंदा बच जाता है। वो घबराकर इधर उधर देख रहा होता है। अगले ही सेकंड एमसी उसे पीछे से उठा लेता है। एमसी पूछता है, तुम्हें इस जवान लड़के को मारने के लिए किसने भेजा था? वो कांपते हुए बोलता है, तुम जानते हो, मैं इस जवाब को नहीं दूंगा। एमसी बिना किसी एक्सप्रेशन के कहता है, मैं तुम्हें वैसे भी छोड़ने वाला नहीं था और सच जानने के मेरे अपने तरीके होते हैं। वो डर के मारे बोल पड़ता है, तुम्हें इससे क्या मतलब? तब सच सामने आता है, जिस लड़के को तुम हरामियों ने मारा वो मेरा छोटा भाई था। वो आदमी शॉक में चिल्लाता है, तुम्हारा भाई? ये कैसे हो सकता है? मुझे लगा डीमन कल्ट लीडर मूजो हयक का बड़ा बेटा तो पहले ही मर चुका था। एमसी कुछ नहीं बोलता, बस अगले ही पल थंडर क्लैप। वो आदमी चीखने लगता है। अगले ही सेकंड उसकी स्कल दिखने लगती है। एमसी ठंडी नजरों से ऊपर देखता है। उसकी आंखों में कोई इमोशन नहीं, सिर्फ गहरी ठंडक। वो शांत आवाज में बोलता है, हाँ, मैं वही था और तुम्हें मुझे वहीं रहने देना चाहिए था। उसकी नजर सामने वाले पर टिक जाती है, जैसे वो उसे देख ही नहीं रहा हो, बल्कि उसके वजूद को तौल रहा हो। फिर वो उसी ठंडी आंखों के साथ बोलता है, लेकिन ये सड़ी हुई दुनिया मुझे एक बार फिर जिंदा होने पर मजबूर कर लाई। उस पल हवा भारी हो जाती है, जैसे दुनिया ने कोई पुराना बोझ फिर से महसूस कर लिया हो। फिर हमें बताया जाता है, 20 साल पहले दुनिया के सबसे महान और सबसे खतरनाक लोगों के बीच एक भयंकर जंग हुई थी। इस जंग को कहा गया था वर्चुअस डेमोनिक वॉर। यह सिर्फ एक जंग नहीं थी, ये डोमिनेंस के लिए एक क्रूर संघर्ष थी। आखिरकार मूजो हयक, डेमन कल्ट का लीडर, इस जंग से जीत कर निकला। उसके जीतते ही जंग का अंत हो गया। दुनिया ने सोचा सब खत्म हो गया, लेकिन सच ये था कि यह सिर्फ शुरुआत थी। डीमन वॉरियर्स के लिए यह उनका गोल्डन टाइम था, और वर्चुअस सेक्ट्स, वो अंधेरों में छुप गए, सिर्फ एक ही चीज के इंतजार में, एक दिन बदला लेने का। इसी बीच डार्क सेक्ट्स आपस में लड़ने लगे। हर कोई उस आखिरी रियल्म पर राज करना चाहता था जो अभी तक खुला पड़ा था। फिर कहानी प्रेजेंट में वापस आती है। एक बाजार दिखाया जाता है, भीड़, आवाजें, जिंदगी का शोर। वहां एक लड़की चल रही होती है। जैसे ही लोग उसे देखते हैं, लड़के पागल से हो जाते हैं। यार, कितनी क्यूट है, सच में बहुत ही सुंदर है। लेकिन लड़की को किसी की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो चलती रहती है और धीरे से खुद से बोलती है, यहीं कहीं आसपास होना चाहिए। उसकी मासूमियत साफ दिख रही होती है। उसकी क्यूटनेस इस जालिम दुनिया से बिल्कुल अलग लगती है। अभी तक हमें उसका नाम नहीं बताया जाता, लेकिन फिलहाल हम उसे नायरा कहेंगे। अचानक लड़की रुक जाती है। उसकी नाक हल्की सी फड़कती है, आंखें चमक उठती हैं। वो धीरे से बोलती है, ये खुशबू मिल गई। अगला ही पल शॉपकीपर एमसी की तरफ झुककर कहता है,
धन्यवाद बेटा। एमसी चुपचाप अपने जिन डम्पलिंग्स उठाता है और मार्केट के बीच से आगे बढ़ जाता है। तभी लड़की पलटकर पूछती है, एक्सक्यूज मी, क्या यहाँ असली जिन डम्पलिंग्स मिलती हैं? शॉपकीपर मुस्कुराता है और कहता है, अरे मेरी प्यारी, तुम यहाँ की लगती नहीं हो, है ना? आओ मैं तुम्हें अपनी डम्पलिंग्स के बारे में सब बताता हूँ। लड़की जल्दी से बोलती है, हाँ हाँ, बस मुझे एक बैच दे दीजिए। शॉपकीपर का चेहरा उदास हो जाता है। मैं बहुत अफसोस के साथ कह रहा हूं, सब बिक चुकी हैं। लड़की चौंक जाती है। क्या? नहीं, प्लीज बस एक डम्पलिंग, मैं भीख मांग रही हूं। शॉपकीपर सिर हिला देता है। डर लगता है कहने में, लेकिन कोई भी बाकी नहीं है। अभी अभी उस जवान ने आखिरी डम्पलिंग्स ले ली हैं। लड़की को याद आता है, एक आदमी डम्पलिंग्स के साथ जाता हुआ। शॉपकीपर आगे बोलता है, तुम उसके पीछे क्यों नहीं जाती? शायद तुम उसे मना सको। अगले ही पल लड़की बिजली की तरह भाग पड़ती है, इतनी तेज कि शॉपकीपर की पैंट ही नीचे गिर जाती है। वो घबराकर कहता है, माय गुडनेस, वो लड़की सच में एक रेयर ब्यूटी है, लेकिन अगर मैं होता तो इस दुनिया में इतना ध्यान अपनी तरफ ना खींचता। आगे मार्केट में एमसी शांति से चल रहा होता है, हाथ में डम्पलिंग्स के साथ। तभी पीछे से आवाज आती है, हे एक्सक्यूज मी। एमसी रुकता है। वो लड़की होती है। नायरा थोड़ी हाँफते हुए बोलती है, तुम इतने तेज कैसे हो? क्या तुम कोई मैजिक यूज करते हो? एमसी सीधा पूछता है, क्या चाहिए? नायरा डम्पलिंग्स की तरफ देखकर बोलती है, क्या वो डम्पलिंग्स हैं जो तुम ले जा रहे हो? एमसी बोलता है, जिन डम्पलिंग्स। नायरा एक्साइटमेंट में लगभग चिल्ला उठती है, हाँ, लोग कहते हैं ये शहर की सबसे बेस्ट डम्पलिंग्स हैं, बल्कि पूरे सेंट्रल प्लेन्स की। एमसी बेपरवाह सा बोलता है, अच्छा? नायरा थोड़ा गुस्से में लेकिन क्यूट तरीके से कहती है, तुम्हें पता भी नहीं, तुमने पूरा लास्ट बैच खरीद लिया, मुझे लगा तुम भी डम्पलिंग लवर होगे। एमसी झुंझलाकर बोलता है, पॉइंट पर आओ। नायरा थोड़ा डर जाती है, फिर धीरे से बोलती है, ठीक है, क्या तुम मुझे एक सर्विंग बेच दोगे? सच कहूं तो बस एक डम्पलिंग भी चलेगी। एमसी पूछता है, मैं क्यों? नायरा जल्दी से बोलती है, मैं तुम्हें डबल पैसा दूंगी, नहीं 5 गुना। डम्पलिंग से ज्यादा मुझे दुनिया में कुछ पसंद नहीं। लोग मुझे डम्पलिंग मेनियाक भी कहते हैं। एमसी की नजर अचानक पीछे जाती है। 3 लोग नजर आ रहे होते हैं। नायरा बोलती रहती है, मुझे पता है ये अजीब लगता है, लेकिन हमेशा से मेरा सपना था कि मैं जिन डम्पलिंग्स ट्राई करूं। तब एमसी के मुंह से निकलता है, क्या वो वेनम हार्ट लेपर्ड है? अगले ही पल एमसी तेज कदम से एक गली के अंदर चला जाता है। नायरा अभी भी बोल रही होती है, मुझे पता है ये सुनने में कैसा लगता है, मैं तुम्हें कुछ और भी महंगा खिला दूंगी अगर तुम एक्सचेंज। अचानक एमसी उसे खींचकर गली के अंदर ले लेता है। दोनों के बीच कुछ पल के क्यूट मोमेंट्स होते हैं। नायरा शर्माकर एमसी को देखती है। अचानक उसका हाथ फिसलता है और वो एमसी के सीने पर मुक्का मार देती है। What आर यू डूइंग? वो घबरा कर बोलती है। एमसी उसे देखकर कहता है, अभी क्या हुआ? नायरा झुककर कहती है, प्लीज माफ कर देना, मैं बहुत डर गई थी। एमसी मन में सोचता है, क्या इसने अभी मुझे मार दिया? दोनों कुछ पल चुप हो जाते हैं। एमसी बाहर की तरफ देखता है और मन में सोचता है, वेनम हार्ट लेपर्ड, वो अभी भी जिंदा है। नायरा एमसी को पास से देखती है और मन में सोचती है, अब पास से देखकर लग रहा है इसकी आंखें काफी अलग हैं। एमसी घूमकर सोचता है, अगर वो हरामी यहां है तो इसका मतलब सिर्फ एक ही हो सकता है। अगले ही पल एमसी गायब हो जाता है। नायरा हक्का बक्का रह जाती है। वो बिना निशान छोड़े गायब हो गया? मेरी कीमती डम्पलिंग्स। अगले ही पल हमें आसमान में एक चील उड़ता हुआ दिखाई देता है। फिर हमें दिखाया जाता है एमसी के सबऑर्डिनेट्स। उनमें से एक बोलता है, सर, क्या आपको लगता है ये सच में अच्छा आइडिया है? अगर हम अब बदला लेने के लिए अपना रास्ता बदलते हैं तो हम बहुत ज्यादा अटेंशन अट्रैक्ट कर लेंगे। जैसे ही हम छुपने से बाहर निकलेंगे, हर तरफ से हम पर हमला होगा। मुझे नहीं लगता ये रिस्क लेना वर्थ इट है। एमसी शांत आवाज में पूछता है, क्या बात है, क्या तुम डर रहे हो? सबऑर्डिनेट थोड़ा अटक कर बोलता है, डर सर? तब दूसरा सबऑर्डिनेट हंसते हुए बोलता है, बेचारा छोटे से बेबी की तरह डर गया। पहला सबऑर्डिनेट थोड़ा चिढ़ते हुए बोलता है, क्या? अरे नहीं, मैंने कब कहा मैं डर गया हूं? एमसी ऊपर से शहर को देखते हुए बोलता है, तुम लोग किसी बात को लेकर गलतफहमी में तो नहीं हो? सबऑर्डिनेट बोलता है, माफ कीजिए सर। एमसी बोलता है, क्या तुम्हें लगता है मैं अपनी हिफाजत खुद नहीं कर सकता? सबऑर्डिनेट कुछ नहीं बोलता। अगले ही पल वो झुककर बोलता है,
माफ कीजिए सर, मेरा वो मतलब नहीं था। एमसी बोलता है, मूनलिट मैंडोलिन्स को ढूंढ कर लाओ। सबॉर्डिनेट्स अपना सर उठाकर कहते हैं, मूनलिट मैंडोलिन्स? दूसरा सबॉर्डिनेट खाते हुए बोलता है, मूनलिट मैंडोलिन्स को ढूंढना है और उन सबको मार देना है। अगले ही पल एमसी तीखी नजर से उसे देखता है और बोलता है, नहीं, मैं नहीं चाहता तुम उन्हें मारो। दूसरा सबॉर्डिनेट एक हाथ से अपना मुंह छुपा लेता है और दूसरे हाथ से झांकते हुए बोलता है, ओ, मारना नहीं, सिर्फ ढूंढना। एमसी बोलता है, और एक बात। एमसी सीटी मारता है। तुरंत एक पंछी उड़ता हुआ आता है और एमसी के हाथ पर बैठ जाता है। एमसी बोलता है, ब्लैक गेल, मैं चाहता हूं तुम इन दोनों की मदद करो। पंछी अपनी आवाज में हूं बोलता है। अगले ही पल पंछी उड़ जाता है। एमसी बोलता है, अब चलो। सबऑर्डिनेट्स एक साथ बोलते हैं, जी सर। हमें बताया जाता है कि अगले दिन चियोनवोम इन का सीन दिखाया जाता है। वहां एक इंसान तैयार हो रहा होता है। फिर हमें एक फेयर दिखाया जाता है। वो नायरा होती है, जो लड़के बनने के लिए तैयार हो रही होती है। थोड़ी देर बाद वो पूरी तरह तैयार हो जाती है। वो बोलती है, मैं अपना मिशन शुरू करने के लिए तैयार हूं मास्टर। फिर हमें दिखाया जाता है एकेडमी ऑफ मिराजेस। उसके दरवाजे के सामने नायरा खड़ी होती है और चुपचाप उस दरवाजे को देख रही होती है।